इम्पैक्ट क्लासेस में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप पहले से हिंदी व्याकरण में कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ चुके हैं और जान चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक ऐसे विधा को लेकर आए हुए हैं जिसे आप बचपन से सुनते, पढ़ते और समझते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आज हम एक दूसरे से खेलने का प्रयास करेंगे कि कैसे शब्दों से भी खेला जाता है। आपने बचपन में सुना होगा, दादी कहानी कहा करती थी, एक राजा था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसे राजकुमारी कहा गया। ये तमाम बातें दादी दोहराया करती थी। राजा, दादी, पुत्री, ये जो शब्द आ रहा है इसे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये कह दिया जाए कि नामों की सूची को एकत्र कीजिए तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि मुझे तो 100 नाम याद है, मुझे 200 नाम याद है। अगर आपसे कहा जाए कि केवल व्यक्ति का नाम नहीं आपको चुनना है, कुछ स्थान को नाम लीजिए, कुछ वस्तुओं का नाम लीजिए, फिर भी आप कुछ शौक से चुन सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि नामों की एक सूची बना दिया जाए, नामों का एक पद तैयार किया जाए, यानी नाम पद तैयार किया जाए, तो सीधी भाषा में ये जान लें कि नाम पदों को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी संज्ञा क्या है? तो नामों की एक सूची है, विवरणी है, नामावली है, नामों की पद है। एक दिन हमने चर्चा किया था कि पद और शब्द, चूंकि यहाँ अति आवश्यक है उसको पुनरावृत्ति कर लेना, दोहरा लेना कि पद और शब्द। हमने आपको कहा था कि सार्थक अक्षरों के मेल को शब्द कहा जाता है, किंतु मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस शब्दों को वाक्यों में डाल दिया जाता है और वाक्य व्याकरण से परिपूर्ण हो जाता है तो वे शब्द शब्द न होकर पद बन जाते हैं। तो संज्ञा वास्तव में एक पदबंध है। पदबंध के जो मूल 5 प्रकार है, उसका पहला जो प्रकार है वह संज्ञा है, यानी संज्ञा एक पदबंध है। सीबीएसई पैटर्न के बच्चे जब 10वीं क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उन्हें मिलता है पदबंध। तो आप अपने जेहन में इसको याद कर लें, धारण कर लें कि संज्ञा पहला पदबंध है। तो आप तैयार हैं ये जानने के लिए, ये खेलने के लिए कि क्या नामों की सूची ही संज्ञा है? तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, नामों की सूची ही संज्ञा है। संज्ञा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम 4 तरीका को अपनाते हैं। आप पहले से सुने होंगे कि संज्ञा को लोग कहते हैं कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी एक गणनीय, अगणनीय, यानी जिसकी गिनती की जाती है या जिसकी गिनती नहीं की जाती है, या जो पदार्थ है, जो पदार्थ सजीव है या सजीव नहीं है, यानी अपदार्थ है या पदार्थ है। तो गणनीय, अगणनीय, पदार्थ, अपदार्थ, इन सबको अगर सम्मिलित रूप से एकत्र कर दें तो वह संज्ञा है। आइए संज्ञा को एक और नाम से जान लेते हैं। संज्ञा में जो हम नाम की सूची बनाते हैं तो उस सूची में 2 बातें सामने निकल कर आती है। एक उस नाम का गुण धर्म और दूसरा उस नाम का अपना प्रवृत्ति, अपना स्वभाव, अपना महत्व। किसी भी नाम का एक विशेष अर्थ होता है, वे नाम गुण धर्म भी रखता है। अगर हमने मोहन कहा तो आप कहिएगा ये एक हिंदू नाम है। अगर हमने कहा एजाज, आप कहिएगा एक मुस्लिम नाम है। इसी प्रकार सिख ईसाई नाम को भी आप पहचान लेते हैं तो उसका भी गुण धर्म है जिससे आप पहचान लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि संज्ञा पर जो हम लोग चर्चा की है तो सीधा कह सकते हैं कि संज्ञा नामों की सूची है, फर्स्ट। दूसरा, संज्ञा को गणनीय, अगणनीय, पदार्थ, अपदार्थ के रूप में भी जान सकते हैं। तीसरा, कि संज्ञा को जानने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम ये सीधे जाने कि संज्ञा वास्तव में अपने लिए पूरी दुनिया के शब्द समूह को, पद समूह को और नाम समूह को संयोजित करके रखती है, एकत्र करके रखती है। तो शायद आपने संज्ञा को जान लिया होगा कि संज्ञा कुछ नहीं है। संज्ञा वास्तव में नामावली है, नामों की सूची है। इसके बाद हमने आपको बताया शब्द और पद। तो आप शब्द को भी देखिए, सार्थक अक्षर के मेल शब्द होते हैं, लेकिन जब शब्द वाक्य में चले जाते हैं, व्याकरण से बंध जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तो पदबंध जो है, पदबंध में संज्ञा उसका पहला प्रकार है। अब उदाहरण में आप इस श्याम पट को नहीं, श्वेत पट पर देख सकते हैं कि उदाहरण में दे दिया गया है संज्ञा की कुछ, जैसे मनुष्य हुआ, किसी देश का नाम हुआ, मिठास हुआ, किताब हुआ, टेबल हुआ, ये तमाम चीजें संज्ञा है। अब
अब तक हम अपने बच्चों को ये बताते थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे परिवेश दौर बदलते जा रहे हैं, हमारे कुछ हिंदी के जानकार लोगों ने, हिंदी के प्रकांड विद्वानों ने इन्हें कहा कि नहीं, आइए अब देखते हैं कि संज्ञा का 3 ही भेद हम बताएंगे। उनका कहना है कि संज्ञा का 3 भेद ले लेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होंगे। उनका कहना है कि संज्ञा का जो पहला भेद है, व्यक्तिवाचक भेद है, ये व्यक्ति विशेष को दर्शाता है। ये इंगित करता है कि जो व्यक्ति खड़ा है या जिस व्यक्ति को हम निर्देशित कर रहे हैं वे खास है, वे विशेष है। यहाँ पर आपने देखा कि राम, श्याम, हिमालय ये विशेष हैं, इनके नाम से इन्हें हम जानते और समझते हैं। तो दोस्त इस बात को जान गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष को दर्शाता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा जो है ये विशेष जाति को दिखाने का बोध कराता है या प्रयास कराता है, यानी संज्ञा का वह रूप जिस जाति का बोध हो। एक बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप पढ़ रहे हो तो आप विद्यार्थी कहलाओगे, तो विद्यार्थी कौन सी संज्ञा हुई? तो विद्यार्थी एक जाति हुई। कुम्हार, स्वर्णकार या शिक्षक, वकील, ये तमाम एक जाति की तहत आती है। चूंकि उस अब स्वर्णकार हम कहते हैं तो ये स्वर्णकार किसी विशेष जाति से नहीं बल्कि सोने के व्यापार करने वाले से संबंध रखता है। तो आपने देखा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्ति विशेष, जातिवाचक, जाति विशेष। अब ये भाववाचक, इसकी परिभाषा लोगों का कहना है कि ये किसी पदार्थ की उनका गुण, धर्म, अवस्था, दशा, भाव इत्यादि को दर्शाता है, यानी कि किसी वस्तु के अंदर की तमाम खूबियों को दर्शाने का जो कार्य करता है उसको हम भाववाचक कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आप कितना ईमानदार हो, तो मेरे साथ ही आप कहोगे कि इसको मापने की कोई थोड़े हमारे पास यूनिट है कि हम कितना ईमानदार है। तो ये ईमानदारी चूंकि आपकी भाव है, आपके अंदर का बोध है, तो इसे आप भाववाचक संज्ञा के रूप में ले सकते हैं। तो हमने एक आपको अजीबोगरीब बात बताया था कि संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आप कहेंगे तो फिर ये 4 नंबर और 5 नंबर द्रव्यवाचक, समूहवाचक क्यों लिखा गया है? तो आइए इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा का 2 उपभाग है। उसका पहला उपभाग जो है द्रव्यवाचक है और दूसरा उपभाग समूहवाचक है। ये भी संज्ञा के भेद है किंतु ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें द्रव्यवाचक नाम से आप परिचित हैं और आप जान गए कि ये बताएंगे कि किसी धातु का या किसी ऐसे वस्तु का जिससे नवीन वस्तु का निर्माण किया जाए या जिससे नापने तोलने का बोध हो, ये बातें आपके मस्तिष्क में आती होगी। हाँ, ये रियलिटी है कि इससे वस्तुओं को नापने तोलने का बोध कराया जाता है। अब इसमें जैसे कि देखिएगा इस श्वेत पट पर कोयला, पानी, तेल, चावल इत्यादि लिखा गया है। इसका सीधा अर्थ है कि उसको मापा जा सकता है। आप कोयला को माप सकते हैं, आप चावल को माप सकते हैं, तेल को माप सकते हैं, पानी को माप सकते हैं। कोई लीटर में मापा जाता है तो कोई किलोग्राम में मापा जाता है, किंतु आप उसे माप सकते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। तो हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें व्यक्ति विशेष का बोध था, लेकिन समूहवाचक में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से मिलते हैं, दूसरे तीसरे से मिलते हैं, ये कारवां बनते चले जाते हैं। यानी व्यक्तियों का जब एक समूह बन जाता है, वो एकत्र हो जाते हैं, उसका अपना एक उद्देश्य निश्चित हो जाता है, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी एकत्र होना, इकट्ठा होना। लेकिन इस इकट्ठा में 2 बातें सन्निहित होती है, एक उद्देश्य उसका होता है और दूसरा उद्देश्य के साथ साथ उनकी अपनी उद्देश्य पूर्ति भी होती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि संज्ञा ये नामों की सूची है, नामावली है। इसको समझने के लिए हम गणनीय, अगणनीय, उसके बाद पदार्थ, अपदार्थ के रूप में भी देख सकते हैं। यह भी जानने का हम प्रयास किए कि संज्ञा के मूल रूप से 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किंतु इन तीनों के अलावा जातिवाचक के 2 भाग हो जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये इसलिए जानना जरूरी है मेरे साथियों, क्योंकि हम जब हिंदी यानी भाषा में प्रवेश करते हैं तो इनके बिना हमारी भाषा अधूरी रहती है। आइए इस पर आधारित कुछ खास बातें जो जानने और खेलने लायक है हम चलते हैं। और एक इसमें ट्रिक है, हर प्रश्न का उत्तर शायद संज्ञा से ही जुड़ा हुआ हो। जैसे कोई आपसे कहता है कि यदि नामावली हो, नामों की सूची हो, तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो आप कहिएगा संज्ञा।
कोई आपसे ये भी कह सकता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को आप कहिएगा संज्ञा। कोई ये भी कह सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका भेद है, कहिएगा संज्ञा। कोई आपसे ये कह सकता है कि जातिवाचक के दो उपखंड द्रव्यवाचक समूहवाचक किसके मूल भेद है, तो आप कहिएगा संज्ञा। यानी संज्ञा जो है वह संज्ञान से निकला हुआ है, जानकारी से निकला हुआ है, जानने से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि नामों की सूची जिसका विशेष महत्व है। आइए कुछ नाम दोस्त हम रखते हैं जिसके का अपना अर्थ होता है। एक शब्द है राकेश। के राकेश तो नाम है सर, तो राकेश नाम तो है, लेकिन ये सीधा दर्शाता है कि ये चंद्रमा से ताल्लुकात रखता है। वह चंद्रमा जो रात्रि में आपके माथे के ऊपर चमकता हुआ आपको प्रकाश देता है, और वह प्रकाश सूर्य से चुरा कर लाता है। जैसे कि व्याकरण के दौरान कुछ ऐसी बातें आपको आएगी जिसे आपको जानना जरूरी है, और उसके तहत कुछ ऐसी बातें होगी जो आंतरिक यानी कि आपकी आत्मा को झकझोरेगी, और आप प्रेरित होइएगा इसको सीखने के लिए, इसको जानने के लिए। तो ये 5 सवाल पर आपने संज्ञा कहा। अब कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला, पानी, तेल, चावल किसका उदाहरण हो सकता है, आप कहिएगा द्रव्यवाचक का। फिर कोई कह सकता है कि अच्छा बताइए कि झुंड, मेला, सैनिक, बाजार क्या हो सकता है, आप कहिएगा समूहवाचक का। यदि आपसे ये पूछा जाए बुढ़ापा, आपसे ये पूछा जाए बचपन, तो आप अपना ध्यान कहां दौड़ा रहे हैं, दौड़ाइए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।